टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वार्ड प्रशासन ने एक स्कूल, एक अनुभाग विभाग सहित 8 विभागों को बंद करने की तानाशाही फरमान जारी करने के विरोध में पीड़ित शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी जब कुलपति कार्यालय पहुंचे तो वहां कुर्सी पर सभी जिम्मेवार गायब मिले। यही स्थिति सभी प्रशासनिक कार्यालय, चाहे वे रजिस्ट्रार ऑफिस हो या निदेशक प्रशासन कार्यालय हो, कोई भी जिम्मेवार अपनी कुर्सी पर उपस्थित नहीं होता, जिसको लेकर शिक्षकों और छात्रों ने जमकर यहां नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि शुआर्ट्स विद्यालय ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए विगत शुक्रवार को ईद की छुट्टी के ठीक पूर्व 10 विभागों को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी करते हुए 53 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की घोषणा की और 3 महीने का नोटिस दे दिया और साथ ही उसे विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थियों को नोटिस के माध्यम से बताया गया कि उन्हें अन्य विभाग के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा और डिग्री पूरी कराई जाएगी। छात्रों के बीच भारी असमंजस है और ऐसे में कैसे ये संभव होगा, छात्रों का ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। सोमवार को विश्वविद्यालय खुलने के बाद जब पीड़ित शिक्षक और 16-26 महीने की सैलरी बकाया है, जब कुलपति और कार्यालय पहुंचे वहां कोई नहीं मिला तो विद्यालय परिसर में यहाँ से कि अविश्वास का माहौल व्याप्त हुआ और छात्रों ने और जहां शिक्षकों ने जमकर यहां नारेबाजी की और साथ ही अपना आक्रोश जाहिर किया। और ऐसे में मौके पहुंची पुलिस ने जहां मामले को संभाला। बता दें अब ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ के जो शिक्षक हैं, किस तरह से उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है और किस तरह से विभाग बंद किया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्या कहना है छात्रों का, आइए वो भी दिखाते हैं। जहां फीस जमा करने के बाद भी अब विभाग बंद किया जा रहा है और दूसरे शिक्षकों से उनकी पढ़ाई पूरी कराने की बात की जा रही है, ऐसा शिक्षकों और छात्रों का आरोप है। आइए दिखाते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निष्कासन वापस लो, वापस लो, वापस लो। निष्कासन वापस लो, वापस लो, वापस लो। बकाया वेतन जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। शुआर्ट्स प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार बिंद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि 28 मार्च को शाम को इन्होंने नोटिस निकाल करके 53 लोगों को अपने अपने विभागों से निकाल दिया है। बच्चों का भविष्य सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आधार में लटका दिया है, क्योंकि अगर विभाग ही बंद हो जाएंगे तो बच्चों को डिग्री कौन देगा, पढ़ाएगा कौन। और सभी डिपार्टमेंट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ में बच्चे हैं जो अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ भी रहे हैं। पीजी के बच्चे, यूजी के बच्चे 1 या 2 ही ब्रांचेस में हैं। तो बच्चों का सबसे बड़ा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, जो कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उसके अलावा हम लोगों की करीब 18 महीने की सैलरी ड्यू है और जो सन 2017 से क्यूमुलेट होते होते अब जाकर के 18 महीने की हो गई है। प्रमोशन ड्यू है। ईपीएफ हम लोगों का 1 साल का नहीं जमा किया गया है। एचडीएफसी में हम लोगों से कंट्रीब्यूशन करा करके उसको जमा नहीं किया गया, वो घोटाला भी इन्होंने कर रखा है। बहुत सारे इन्होंने फाइनेंशियल घोटाले कर रखे हैं, वित्तीय अनियमितताएं हैं यहाँ पे। हम लोग उसी के खिलाफ आज खड़े हैं कि उन सारी वित्तीय अनियमितताओं को, शैक्षिक अनियमितताओं को दूर किया जाए और ये जो निष्कासन की नोटिस दी गई है सारे डिपार्टमेंट को फिर से रीइंस्टेट किया जाए, ताकि हम लोग फिर से काम कर सकें और हम लोग बच्चों का भविष्य न बर्बाद होने दें, उनका साथ दे सकें। ठीक सर, मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, पूर्व विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुआर्ट्स, साथ ही मैं क्षेत्रीय सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? पहला चीज तो यह जो लेटर इन्होंने निकाला है 53 शिक्षकों का, मेरा और मेरे साथी शिक्षकों की मांग है कि यह लेटर निरस्त किया जाए। दूसरा, हम लोग का प्रार्थना है बाबा जी से कि हम लोग का 15 महीने एक बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ा हम लोग का ये पीड़ित होने का वो है। हम लोग बीमार पड़ गए हैं, मानसिक रूप से टूट गए हैं। हमारे परिवार में हम लोग अपनी इज्जत खो दिए हैं, समाज में इज्जत खो दिए हैं। किसी से कहते नहीं बनता कि हम लोग के साथ क्या बीत रही है।
फिर भी इनके विपरीत परिस्थिति में हम लोग मुंह बंद कर कर साथ देते रहे और यह सोचते रहे कि इनके अच्छे दिन आएंगे तो यूनिवर्सिटी के अच्छे दिन आएंगे, यूनिवर्सिटी के अच्छे दिन आएंगे तो हम लोग के भी अच्छे दिन आएंगे। और एकाएक ईद के छुट्टी में जो कंटिन्यूशन छुट्टी लगी थी उसके साथ हम लोग को मेल करके हम लोग की 20-25 साल की मेहनत को 20-25 मिनट में लोगों ने जीरो कर दिया। आपसे और आपके माध्यम से निवेदन है कि आदरणीय वाइस चांसलर साहब इस ओर ध्यान दें। हम लोग सुबह से यहाँ आकर बैठे हुए हैं, मिलना चाह रहे हैं और मिलने का समय अभी हम लोग को मिला है 4 बजे। वो भी पता नहीं कौन किस अधिकारी से मिलेंगे, किस लेवल के अधिकारी से मिलेंगे। हम लोग इतने पुराने हो चुके हैं कि जो अधिकारी भी वो ज़्यादातर हम लोग समय पढ़ते थे और आज वो बता रहे हैं कि हमको क्या करना है। एक एक लैब देखिए आप, 20-20 साल 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अपडेट नहीं हुए। वो भी हम लोग चीजें करते। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीते दिनों ट्रिपल आईटी में छात्र ने सुसाइड कर लिया था, जिसका मामला अभी शांत नहीं हो पाया था, वहीं अब एमएनआईटी में मामला सामने आया जिसमें एक छात्र को चाकू से हमला कर दिया गया, बात कही जा रही है। और वहीं घायल छात्र रवि को इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जब इस मामले में एसआरएन अस्पताल के ईएमओ से बात की गई तो उनका कहना है छात्र को उसके गुटबाजी में नुकीली धारदार चीज़ से हमला किया गया है और उससे चोट आई है और जब वे आया था तो सीरियस था, मगर अभी स्थिति सामान्य है और पुलिस अब इस बारे में जांच कर रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया था और किस लिए किया था, इसके पीछे क्या वजह थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था ईएमओ का एसआरएन के, आइए दिखाते हैं आपको। इसमें हमारे पास कल लगभग रात्रि में 11 साढ़े 11 के आसपास एक छात्र आए जिसमें जिन पता चला कि एमएनआईटी के छात्र हैं। तो उनके जो है पेट में जो है कुछ ब्लीडिंग और पूरी शर्ट भीगी हुई थी। तो हमें शार्प इंजरी, किसी पतले नोकदार हथियार से हमले का सस्पेक्शन हुआ, लेकिन हम पहले से उनकी चिकित्सा के लिए मतलब कार्यरत थे कि हमें उसकी चिकित्सा करनी है। आज पता चल रहा है कि आपसी रंजिश में, आपसी मतभेद में एक दूसरे की उसमें अब जो भी है उसकी तफ्तीश जारी है, लेकिन हमला जो था वो गंभीर था और गंभीर हमले के कारण जो है उनको जो चोट आई है उनको पहले इमरजेंसी के थ्रू अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के इसके बाद अभी उनको जो है इमरजेंसी सर्जिकल वार्ड में रखा गया है, अभी भी वो निगरानी में। पेशेंट का नाम रवि सनाफ राजेश है और एमएनआईटी के छात्र हैं। अभी स्थिति नाजुक से अच्छी है, अभी बेहतर है और हमारा मानना है कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। बाकी जांच चल रही, तफ्तीश जारी। मैं डॉक्टर सोनू सिंह, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख अधीक्षक कार्यालय, तुरुकरानी, प्रयाग। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित बीएसएनएल ऑफिस में आग लगने से हड़कंप मच गया। पीछे सूखे पत्ते और झाड़ियों में ये आग लगी थी। आग किस कारण लगी ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर यहां आग लगने के कारण हड़कंप मच गया और तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। वहीं मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं इस मामले पर जब फायर ब्रिगेड के फायर ऑफिसर RK चौरसिया से बात की गई तो उनका कहना था कि अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां आग पर काबू पाया है। और बता दें कि जो BSNL की ऑफिस की बिल्डिंग है इसमें फायर के उपकरण नहीं है, जिससे पहले भी नोटिस दी गई थी और आज फिर नोटिस दी गई है और जवाब मांगा गया है। जवाब के बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के उपकरण नहीं है और इससे पहले भी आग लग चुकी है, तो ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल मौके पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और क्या कुछ कहना है फायर ऑफिसर RK चौरसिया का, आइए दिखाते हैं आपको। अभी सूचना मुझे मिली थी कि BSNL ऑफिस के पीछे साइड में आग लगी हुई है। मैं कल यहाँ से 2 फायर टैंकर लेके पहुंचा, देखा तो BSNL ऑफिस के जो चारों तरफ जो झाड़ी वाड़ी है पूरा कड़कड़ पड़ा है, उसमें आग लगी थी। उसको दोनों फायर टैंकरों की मदद से उसको पूर्ण रूप से बुझाया गया, लेकिन चूंकि इनके यहाँ फायर की कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे ये अपना कार्य कर सके, इसके पूर्व भी इनके यहाँ भी आग लग चुकी है, जिसके संबंध में व्यवस्था कराने है तो नोटिस भी मेरे द्वारा दिया गया है, लेकिन उस पर भी अभी भी इनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एयरफोर्स के इंजीनियर का मर्डर केस को सॉल्व करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात में एक पूरा परिवार ही शामिल था, पकड़ा गया।
शिव कुमार और उसकी पत्नी सुनीता और उसका बेटा सौरभ इस पूरी वारदात में शामिल थे। इन तीनों ने इस घटना को इसलिए अंजाम दिया था कि इनका बड़ा बेटा जेल में बंद है और वकील को हायर करने और ज़मानत के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। वहीं आज अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पाल ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है और साथ ही खुलासा करते हुए बताया कि किस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और क्या मकसद था, और अब पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें जेल भेज रही है। और क्या कुछ कहा है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पाल ने, आइए दिखाते हैं आपको। 22-29 की रात्रि में 2:15 बजे से 3:15 बजे के बीच में एक ये घटना घटित हुई, जिसमें कि एयरफोर्स कैंपस के अंदर, जो कि हाईली सिक्योर्ड कैंपस है, जिसमें कि गेट पे काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, सीसीटीवी से मैंड रहते हैं और वहाँ पे कंसर्टीना वायर से भी दीवार के ऊपर पूरी तरह सिक्योर वो एरिया है। वहाँ पे एक घटना की सूचना 29 तारीख को प्रातः प्राप्त हुई, जिसमें कि वहाँ के जो सिविल वर्क्स के इंजीनियर थे, उनके ऊपर किसी के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में उनके उपचार के दौरान मृत्यु हुई। इसमें जो हमारी टीमें हैं, हमारे डीसीपी सिटी और हमारे एडीसीपी ने मिलकर के इसमें जो अभियुक्त था जिसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, उसका नाम सौरभ है, उसको अरेस्ट किया गया। उसके साथ में जो को एक्यूज्ड हैं, उसका मदर और उसके फादर, उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। और उसके द्वारा क्योंकि इसी पर्टिकुलर घर में उसके द्वारा कुछ फर्नीचर का सामान डिलीवर किया गया था कुछ समय पहले, इस वजह से उसको उस घर की जो पोजीशन है, क्योंकि दीवार के बिल्कुल 8-10 मीटर की दूरी पे ही वो घर है और वहाँ के जो भी लैप्सेस थे उसके बारे में उसको जानकारी थी। इसके अलावा उसकी मदर क्योंकि अंदर ही हाउस होल्ड का काम करती है और उसका फादर भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का काम करता है, तो इसलिए वहाँ की जो भौगोलिक जानकारी है या अन्य जो सूचनाएं थी उसके पास में उपलब्ध थी। और इसके द्वारा इस घटना को वहाँ पेड़ के सहारे चढ़ के उसके बाद में रस्सी से उतर कर और पहले फ्रंट गेट से जो दरवाज़ा है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके ऊपर जो वो इंजीनियर थे वो वहाँ पर रात में उठ गए और उसी को देख करके ये घर की बैक साइड पे गया और वहाँ पे जो खिड़की लगी थी स्लाइडर वाली, उसी के अंदर से हाथ डाल के जब इसने वहाँ उसको खोलने की कोशिश करी तो वहाँ सामने उस इंजीनियर को देख करके जिन्होंने कि वहाँ पे रिएक्ट करना चाहा तो इंस्टेंटली इसने गोली मार करके उनकी हत्या की। फिलहाल इसमें जो तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जो घटना में प्रयुक्त असला है और जो इसके पास बैकपैक था, क्योंकि सीसीटीवी वहाँ से हमें प्राप्त हुआ था, उस सीसीटीवी में जो लड़के की मूवमेंट थी, जो इसका हुलिया था, जो इसके पास में वेपन था, इसके बैकपैक था, वो सारा कुछ जो ट्रेस आउट हुआ था वो सभी इससे बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो भी अन्य इसमें लिंक्स हैं, जो इसने वेपन प्राप्त किया, असला के साथ में कार्ट्रिज प्राप्त की हैं या अन्य जो भी इसमें अन्य लिंकेजेस हैं, उन सभी को अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। और जो पूछताछ में निकल करके आया है कि इस अभियुक्त का जो भाई है वो ऑलरेडी एक हत्या के मामले में जनपद कौशाम्बी से जेल में बंद है और इसका पूछताछ के दौरान ये कहना है कि उसके केस की पैरवी के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी और उसी वजह से इसके द्वारा घटना कारित की गई है। फिलहाल ये सभी जो पहलू हैं ये इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं और इस संबंध में एविडेंसेस अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे की अग्रिम कार्रवाई उसी आधार पर की जाएगी। जेल में जो संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब करेली थाना क्षेत्र के करेला बाग स्थित मैक टाउन कॉलोनी में जहां एक प्लॉट पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के यहां आग लग गई। धीमे धीमे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और प्लॉट पर करीब जहां 4 से 5 परिवार रहते थे और ऐसे में पूरी तरह से इनकी झुग्गी झोपड़ी और सारे सामान जलकर राख हो गए। आधे घंटे के महज अंदर पूरा सामान जलकर राख हो गया, मगर किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। वहीं मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जहां 3 फायर टेंडर लगाकर आग पर काबू पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो पाई, मगर जो सामान था यहाँ पर वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया और पूरे परिवार का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। वहीं पीड़ित परिवार रोता बिलखता नज़र आया और क्या कुछ कहना था पीड़ित परिवार का और उसने शक भी जाहिर किया है और क्या कुछ कहना था अग्निशमन अधिकारी का इस पूरे मामले पर, आइए वो भी दिखाते हैं। मगर लगातार तेज़ी से अपना कार्य करते हुए अग्निशमन विभाग ने यहां आग पर काबू पाया।
जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई और अगल बगल के घर जो थे वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। बताइए कैसे आग लगी थी, कितने लोग इस प्लॉट पर रहते थे? हम लोग 5-6 लोग, 5 जुगी था। हम लोग अभी तुरंत भैया, अभी जरा सा 5 मिनट भी नहीं हुआ है, सिर्फ रोड पे गए हैं और रोड सड़क से आए जो कि कुछ भी नहीं चल रहा था, फ्रिज उरिज सब बंद कर दिए थे। बंद इसलिए किया था क्योंकि वो बोर्ड खराब हो गया था, बंद कर दिए थे। बंद करके हम तुरंत जस्ट गए खाली रोड पर और रोड से आए तो देख रहे हैं कि पूरा एकदम आग लग रहा है। क्या लगता है कैसे लगी? यही पता नहीं भैया कैसे आग लगी, ये किसी ने जानबूझ के भैया लगाया है। हाँ, अभी जरा सा किसी से दोपहर में अभी वो बहसी में वो क्या नाम है, लड़ाई उड़ाई होने लगा और वो लोग धमकी देने लगा कि हम वो बगल में उधर रहता पीछे, सलीम नाम में, वो गाड़ी चलाता है वो वाला, लेकिन देखा नहीं। तो हम लोग देखा नहीं भैया, कैमरा में देख लीजिए, कैमरा में खुद ही पता चल जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम खुशबू है। करेला बाग में झोपड़पट्टी में आग है तो मैं आग की विकरालता को वहीं से भाप चुका था, क्योंकि जो कि झोपड़पट्टी थी तो एक साथ में 8-10 झोपड़पट्टी तो रहती है। मैंने वहां से तत्काल 2 फायर टैंकर देखा और जब यहाँ कर देखा आगे तब आग ज्यादा बड़ी थी। मैंने एक फायर टैंकर को और तत्काल वहां से बुलाया और तीनों की मदद से मैंने आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया है। अब इसमें किस कारण से लगी, कितने परिवार रहते थे, ये अभी निरीक्षण के दौरान पता चलेगा और आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है और केवल अब जो है आग बुझाने का जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको मैं शांत कर रहा हूँ। तत्परता ना दिखाई गई होती, इतनी जल्दी ना आए होते तो इस लपट से या इसकी टेम्परेचर से हो सकता है अगल बगल की बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन इसकी फायर यूनिट की इतनी तत्परता की वजह से अगल बगल की किसी बिल्डिंग में कोई नुकसान नहीं है और ना ही कोई जनहानि है। मैं RK चौरसिया, फायर ऑफिसर। अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान को लेकर बवाल से जुड़ी खबर। प्रयागराज के नैनी में आबादी बीच अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान खुलने के विरोध में जमकर हुआ हंगामा। शराब और बियर की दुकान के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। शराब और बियर की दुकान के विरोध में लोगों ने जमकर की नारेबाजी। लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बच्चों, स्कूल के पास शराब की दुकान खोले जाने का गलत प्रभाव पड़ेगा, छात्रों और छात्राओं से आने जाने वाले छेड़खानी होगी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पहुंची पुलिस ने लोगों से बात कर उन्हें समझाया। लोगों का कहना है कि यहाँ बच्चे स्कूल से निकलते हैं, महिलाएं छात्राएं जाती हैं, सड़क पर लोग शराब पिएंगे तो दिक्कत होगी। ऐसे में लोगों में नाराज़गी जाहिर की है और साथ ही कहा है कि यहाँ पर दुकान ना खुले, जिससे कि महिलाएं और छात्राओं और बच्चों को किसी प्रकार की समस्या हो। में कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ, ये अंग्रेजी आ गई सर, ये देसी तो ऑलरेडी है ही है, एक देसी अंग्रेजी भी है। एक दुकान दूसरा डोर मंडी लगवा दी। अरे यार चलने दीजिए उसको, जो दुकान में मिल रही थी मैं देने दिलाने वाला। पतंग टाका खुले गए, हमसे बात दिए ना हो गए थाने के लोग बता दे। 4 साल हम यही लिए दिए रहे कि आज हम ही सुने जाए साले, यही एहसान हमारा। निवेदन यही कर दो कि बहन बिटिया हमारी करें, बहन पे जाए, तुम्हारा बहन बिटिया जाकर रखो यहाँ पे तो समझ में आएगा। बहन बिटिया रखो तो समझ में आई कि तुम्हारी दुकान जाग बंद करो ना दुकान। मैं नुकसान सहने वाला आदमी 2-4-5 लाख रुपया आदमी नहीं बजान बाकी के दुकान भाई है वो बता बंद करो। मैं 5 लाख 10 लाख नुकसान सहूंगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।